नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैं आपका दोस्त, होस्ट विवेक जी यादव आपका स्वागत करता हूं जय जी डिफेंस वॉरियर्स पे। तो जैसे कि हम लोग एनडीए 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी क्रम में अब आपके लिए मैं 20 जून के करंट अफेयर लेके हाजिर हो गया हूं। इसमें जैसे ही पता है हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कवर करेंगे, 10 क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे ताकि 10 से हम ज्यादा समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू अपर एज ऑफ अग्निवीर स्कीम? अब पहले तो ये अग्निवीर स्कीम है क्या? आप सब देख रहे होंगे कि आजकल भारत में क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा हर जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है। कौन कर रहा है? युवा युवा मतलब कर रहे हैं, युद्ध कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो ये अग्निवीर स्कीम है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने जो 4 साल की जो नौकरी की है फौज की, जो आर्मी की, डिफेंस की, क्या करे उसको रिमूव करे। दिस नॉट टू बी अप्लाइड, उनका मानना ये है। ठीक है, तो इसी क्रम में अभी रिसेंटली हमारे तीनों चीफ ने चुनाव चीफ ने एक मीटिंग बैठाई, मीटिंग की उन्होंने। उनके द्वारा कहा गया कि ये स्कीम बहुत अच्छा स्कीम है, इस स्कीम का फ्यूचर बहुत सही है, इस स्कीम का स्कोप बहुत अच्छा है। ओके, तो दोस्तों कोई भी डिसीजन लिया जाता है हमारे जब देश में, किसी से कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं लेता, उस पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए चर्चा करते हैं, तब जाके कोई डिसीजन पड़ता है। तो मुझे मेरे यही अनुरोध है लोगों से, बच्चों से, यूथ से, कि ये इस तरह प्रोटेस्ट ना करें। प्रोटेस्ट आपका राइट है, मगर उसके कारण जो पब्लिक प्रॉपर्टी का वॉल्यूशन कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं, दैट वाजंट गुड। आपको उस पर सोचना चाहिए। प्रोटेस्ट आपका हक है, मानता हूं मैं, मगर उससे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना हो, आप उसका भी ध्यान रखें। तो क्वेश्चन है कि अपर एज अभी चेंज की गई है, क्या ये अपर एज हर साल के लिए चेंज की गई है? तो नहीं, बस इस साल के लिए, क्योंकि लास्ट 2 ईयर भर्ती नहीं आई थी। तो जो 2 साल में बच्चे जो नहीं भर्ती हो पाए, तो उनके लिए ये क्या है कि बेनिफिट है कि इस साल 2 साल एक्सटेंड किया गया। मतलब अभी तक 21 था, अब 23, मतलब कि 17.5 से 23 तक। कब? इस साल के लिए बस। बट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर अगेन दिस 23 अगेन चेंजेस टू 21 ईयर। 21 साल तक भर्ती हो पाएंगे। आप सब जानते हैं अग्निवीर स्कीम क्या है। 4 साल भर्ती आपको लेंगे, 6 महीने की नौकरी, 6 महीने का ट्रेनिंग होगा, फिर आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। 4 साल बाद आउट ऑफ 100% 25% को क्या कर लेंगे, डायरेक्टली रिक्रूट कर लेंगे फॉर परमानेंट सर्विस के लिए, और 75 को रिटायर कर देंगे। बट द रिटायर्ड पर्सन इज आल्सो गेटिंग बेनिफिट ऑल एट डिफरेंट प्लेसेस। अभी कल ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा कि हम जो ये अग्निवीर स्कीम से रिटायर हो रहे हैं, उनको सीएएसएफ, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, उसमें हम उनको 10% का, उनकी वैकेंसी होगी 10%। अगर 100 वैकेंसी आ गई, 10 वैकेंसी किसके लिए होगी? जो कि अग्निवीर स्कीम से रिटायर होकर आया है। तो गवर्नमेंट इज थिंकिंग अ लॉट ओवर इट, प्रोवाइडिंग अ लॉट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखा रही है, बहुत ज्यादा स्कीम अच्छी दे रही है, इनको अच्छा मौका दे रही है। तो हमें उसमें सोचना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, और हमें अप्लाई करना चाहिए। ओके, तो अभी जो एज कितनी की गई है? 23 इयर्स। कब तक के लिए? बस इस साल के लिए। फिर अगले साल क्या होगी? एज वापस हो जाएगी 21 तक। ओके, चलिए। अब आप बोलेंगे कि ठीक है, कर तो लिया, रिटायर हो जाएंगे, फिर क्या होगा? तो जब रिटायरमेंट आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके पास अराउंड 11-12 लाख आपके पास कैश रहेगा। गवर्नमेंट कहा है कि अराउंड 11 लाख आपकी जो आपसे पैसा काट रही है आपके सर्विस में, और गवर्नमेंट जो अपना पैसा मिला रही है, लास्ट में आपको 11 लाख देने वाली है। तो सोचिए आपके पास कितना अच्छा बेनिफिट। आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, कोई बिजनेस करना चाहे बिजनेस कर सकते हैं, कुछ अपना कोई फंड, कुछ मतलब आप कहीं ट्रस्ट बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं 11 लाख रुपीज यूज करके। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ वर्ल्ड वाइड एजुकेशन एप्लीकेशन? तो ऑप्शन है सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले। तो अभी जैसे कि पता है कि अभी जो ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड वेब एजुकेशन प्रोग्राम एप्लीकेशन किसने स्टार्ट किया है? तो सौरभ गांगुली ने किया है। कौन है ये सौरभ गांगुली? एक क्रिकेटर है। कौन क्रिकेटर? कैसे क्रिकेटर? तो ये इनका करियर देखें तो उनका करियर बहुत अच्छा रहा, और ये अभी रिसेंट में बीसीसीआई
जो क्रिकेट बोर्ड कमीशन है इंडिया की, उसी कौन है ये चेयरमैन, मतलब सौरव गांगुली इज द चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई। ओके, तो उन्होंने अभी क्या स्टार्ट किया है, ऑनलाइन एजुकेशन एप्लीकेशन, वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड लेवल पे एजुकेशन देने की ट्राई होगा। तो सोचिए कितना अपर विजन चल रहा है बंदे। ओके, और ये अनाउंस कब किया है, तो 1 जून 2020 को अनाउंस किया गया है। आप बोलेंगे सर इतनी पुरानी न्यूज, तो दोस्तों मैं आपको जो एनडीए में आने वाला है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ न्यूज कल के भी हो सकते हैं, कुछ न्यूज कुछ दिन पहले के भी हो सकते हैं जो कवर नहीं कर पाया मैं, तो वैसे मैं हर वीडियो हर क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कहीं से क्वेश्चन फंसे आपके एग्जाम में तो आप छोड़े ना उनको। ओके, चलिए अभी रिसेंटली एक और रिमर फैला था। व्हाट वाज दैट रिमर, दैट सौरभ गांगुली इज गोइंग टू टेक रिजाइन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम बीसीसीआई चेयरमैनशिप। बट उन्होंने अभी बताया कि आई वाजंट क्लेम्ड और आई वाजंट टोल्ड एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, कभी मैंने कहा ही नहीं था, कभी मैंने कहा ही नहीं है। तो उन्होंने रिमर को भी क्या किया, सॉल्व करने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन है, which state chief minister has announced plan a caste based census। पहले तो सेंसस होता क्या है, सेंसस मतलब 10 साल पे एक जनगणना हिंदी में कही जाए तो, जिसमें कि उसमें हम क्या करते हैं, हम लोगों की आर्थिक व्यवस्था, लोगों कितने लोग हैं पूरे भी देश में, मतलब इंडिया में क्या उनकी स्टेटस है, क्या करते, कैसे, कौन धर्म में क्या है, वो सब पता करते हैं उसमें। तो अभी रिसेंटली ये कास्ट बेस्ड क्या होने वाला है, सेंसस होने वाला है। आप बोलेंगे कौन करा रहा है कास्ट बेस्ड सेंसस, क्या ये सही है, कब सेंसस हुआ, कौन स्टार्ट किया, पहला सेंसस कब हुआ, क्या वो आजादी के पहले हुआ था, क्या आजादी के बाद हुआ, ये सब क्वेश्चन आपके मन में घूम रहे होंगे। तो चलिए पहले बताता हूं क्वेश्चन का आंसर। ये सेंसस करने वाला कौन है, बिहार में होने वाला है। बोलेंगे बिहार में मतलब कि क्या, बस जो रूलिंग पार्टी उसने कह दी तो होने लगा, तो नहीं दोस्तों, वहां की जितनी ऑपोजिशन पार्टियां भी हैं सब सहमत हुई हैं उस पर, तब जाके हम क्या करने वाले हैं, कास्ट बेस्ड सेंसस होने वाला है। पहला सेंसस कब हुआ था, अगर देखें तो पहला सेंसस कब हुआ था, तो 1865 में पहला सेंसस हुआ था। कौन किया था, लॉर्ड मायो ने किया था, वाइसरॉय लॉर्ड मायो। अब बोलेंगे वाइसरॉय लॉर्ड मायो 1865 मतलब कि अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। अंग्रेज जानते थे कि इंडिया में रूल करने का एक ही तरीका है, लोगों को छोड़ो, लोगों की कमी जानते थे कि लोग अपने कास्ट पे बहुत ज्यादा क्या है, फोकस रखते हैं। तो उन्होंने कास्ट को ही क्यों ना, उन्होंने कास्ट को क्यों ना मुद्दा ले लें, और उन्होंने कास्ट बेस्ड क्या स्टार्ट किया, सेंसस स्टार्ट कर दिया, और इस प्रकार वो आगे बढ़ने लगे। मगर जैसे ही वो आगे बढ़, कुछ साल बीते तो उन्होंने देखा कि इसके वजह से क्या हो रहा है, उनके रूल में बहुत दिक्कत हो रही है। तो फाइनली उन्होंने कास्ट बेस्ड सिस्टम क्या, एजुकेशन का सेंसस क्या किया, उन्होंने बंद कर दिया। अब बोलेंगे ठीक है, ये तो अंग्रेज करे चले गए, हमने क्या किया, तो 1951 से हमारा सेंसस फिर हमने शुरू किया। हर 10 साल पे हम सेंसस करते हैं। तो अभी रिसेंटली 2011 में सेंसस हुआ था। अब क्या हो रहा है कि सेंसस अब क्या हो रहा है, अब डिजिटली सेंसस होने की कोशिश हो रही है कि डिजिटल मोड से सेंसस करेंगे, ताकि उससे क्या होगा, कोविड पीरियड में हम लोग जनगणना मतलब कि काउंटिंग नहीं कर पाए, तो अब कैसे करेंगे, हम डिजिटली करेंगे सेंसस। अब इसका भी क्या तरीका चेंज हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, 1951 में। अब बोलेंगे ओके, अब बोलेंगे कि फर्स्ट कास्ट बेस्ड सिस्टम कब हुआ था, तो ये सेंसस कब हुआ था, फर्स्ट अंग्रेजों ने किया था, कब, 1865। फिर कहीं वो लैग किए थोड़ा सा, फिर मतलब उनकी वो भी प्रॉपर वो क्या सेंसस कंडक्ट नहीं कर पाए, नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक तो देश में राज करना है, देश में भाई लोगों को देखना है, लोगों की जो भी रेवोल्यूशन हो रहा है आफ्टर 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, तो भाई मतलब देश में अलग कुछ चलने लगा था, सॉरी दोस्तों, देश में अलग चलने लगा था। तो उसी क्रम में क्या हुआ, इन सबको बताया गया, लोगों अंग्रेजों ने भी थोड़ा सा देखा कि हमें भाई इस पे ज्यादा फोकस करना है, तो उन्होंने ज्यादा रूल पे फोकस किया, ज्यादा इन सब फोकस नहीं किया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन हॉकी वुमेन्स हॉकी टीम इन FIH वर्ल्ड कप रैंकिंग। चलिए किसकी बात हो रही है, इंडियन हॉकी टीम की बात हो रही है। FIH क्या होता है,
फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट्स, FIH होता है। कहां पर है ये? तो ये स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। कब बनाया था? 1924 में बनाया गया था इसको। ओके, तो इसमें अभी तो देखें तो हमारी जो गर्ल्स टीम है, हॉकी टीम, उसकी रैंकिंग कितनी है? तो वो अभी 6th रैंक पे है। अभी FIH के मैच चल रहे हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के मैच चल रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है। तो इंडिया किस रैंक पर है? तो 6th रैंक पे इंडिया है। और अब बोलेंगे कि ये तो गर्ल्स की रैंकिंग है, बॉयज टीम किस रैंक पर है? तो बॉयज टीम इज ऑन 4th रैंक इन दिस FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी रैंकिंग। ओके, फिर बोला है, ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, which section of railway has completed 100% electrification along the zones? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है, मतलब कि अब हर काम इलेक्ट्रिक का, रेलवे का किस पे हो रहा है? इलेक्ट्रिक पे हो रहा है। तो बोलेंगे सर तो हर जगह पे हो रहा है, तो हो रहा है, अगर अभी भी 100% इंडिया हमारी ये यूज नहीं करेगी, क्योंकि बहुत ऐसे स्टेशन जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की भी सुविधा नहीं आ पाई है, तो इसी कारण ये नहीं हो पा रहा है। ओके, इसके लिए अब देखें तो जो कोंकण जो रेलवे है, कौन सी रेलवे? कोंकण रेलवे, उसने 100% क्या किया है? ये स्टार्ट कर दिया है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। ट्रेन भी चलेगी इलेक्ट्रिक से, हर काम इलेक्ट्रिक से होगा। कोयला का तो कोई मतलब नहीं है। बोलेंगे कोयला, कोयला कहां से आ गया? तो आप जानते हैं कि जो ट्रेन चल रही है, इसके चलने में भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। कैसे? पहले ट्रेन किससे चलती थी? कोयले से, फिर स्टीम से चलाने लगे, पहले कोयले की स्टीम चलाने लगे, उसके बाद धीरे धीरे करके पेट्रोल पे आए, फिर के डीजल इंजन आए, फिर अभी क्या? इलेक्ट्रिक इंजन। मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज देयर इज अ पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट इन एवरीवेयर। अब कुछ साल में क्या होगा? तो हो सकता है ट्रेन न्यूक्लियर पे चले, न्यूक्लियर एनर्जी पे चले, इट इज पॉसिबल, हो भी सकता है और होगा भी। जिस तरह डेवलपमेंट आ रहा है, अभी न्यूक्लियर सबमरीन्स आने लगी, तो क्या पॉसिबल नहीं कि न्यूक्लियर ट्रेन भी आएगी? आ सकती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए तो और बता दूं कि कितने रेलवे जोन्स हमारे इंडिया में? तो 19 रेलवे जोन्स है, और इन जोन्स के अंदर क्या है? डिविजन्स है। तो कितने डिविजन्स हैं? तो 70 डिविजन्स इज देयर अंडर 19 रेलवे जोन्स। अब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये कोंकण रेलवे? तो 741 किलोमीटर, कहां से? महाराष्ट्र से कर्नाटक तक का ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिसमें कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन आ चुका है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2022? बोलेंगे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मतलब क्रॉस, ये बात इनकी हो रही है, तो है क्या ये? तो हम रेड, पहले तो बताता हूं कि मैं रेड क्रॉस डे मनाते क्यों है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी डुनैट। किसकी? हेनरी डुनैट। कौन है वो? फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, और मदर टेरेसा, फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज विनर के रिमेम्बरेंस हम क्या मनाते हैं? रेड क्रॉस डे मनाते हैं। ओके, अब इनका पर्पस क्या होता है? तो पर्पस इज टू पे ट्रिब्यूट एंड थैंकफुल ग्रेटिट्यूड टू कमिटी हु हेल्प द नीडी वंस। जरूरतमंदों की, हेल्पिंग पर्संस की जो हेल्प कर रही है, उन कमिटीज को क्या करने के लिए? सम्मानित करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हम क्या मनाते हैं? रेड क्रॉस डे मनाते हैं। ओके, तो इसका थीम क्या था? ऑप्शन क्या क्या है? बी ह्यूमन काइंड, रेड क्रिसेंट मोमेंट, वॉर लेस वर्ल्ड, वी नीड पीस। तो ऑप्शन सही क्या है? बी ह्यूमन काइंड। इसका क्या है सही आंसर? बी ह्यूमन काइंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर अरविंद शर्मा हैज रिसेंटली लॉन्च्ड संभव पोर्टल फॉर विच स्टेट? कौन सा पोर्टल स्टार्ट किया? संभव। ये संभव पोर्टल कैसा पोर्टल है? अ पोर्टल by urban minister for monitoring programs and scheme development, also notice the complaint regarding this। कहां पे स्टार्ट कर लिया बताता हूं, तो यूपी में स्टार्ट किया गया। अब बोलेंगे यूपी में क्या करेगा? जितने भी डेवलपमेंट स्कीम चल रहे हैं यूपी में, उन सबको क्या करेगा? ये मॉनिटराइज करेगा।
कितना काम कर रहे हो, पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कर क्या रहे हो, कौन करेगा? ये संभव स्कीम करेगा। उसमें ये नोटिस करेगा, अगर किसी को कोई कंप्लेन होता है तो वो कंप्लेन भी नोटिस करेगा, ठीक है, कंप्लेन दर्ज करेगा, उस पर एक्शन लेगा। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? ये संभव पोर्टल के द्वारा किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2022? वर्ड से क्या लग रहा है? वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रैवल मतलब कि विदेशियों का आना, घूमना फिरना, क्या है? कैसे टूर एंड ट्रैवल, टूरिज्म की बात हो रही है, टूरिस्ट की बात हो रही है। तो इंडिया की रैंकिंग कहां पर है? 54 पर है। अब बोलेंगे 54 मतलब तो अच्छी रैंकिंग है, 196 कंट्री, 196 कंट्री में बीइंग द 54 इज द बेटर वन। बट अगर आप सुनेंगे कि ये हमारी रैंकिंग क्या हमारी बड़ी है, हम 2019 में 46 रैंक पे थे, अब बोलेंगे वो तेरी, मतलब हम बढ़े कहां, कैसे हुआ क्या? तो ये कोविड-19 सबसे पहली बात। तो इस कोविड-19 के कारण, इस कोविड-19 ने कितना ज्यादा नुकसान किया देशों का, वो दिखाता है इन इंडेक्सेस में। जहां 46 रैंक हुआ करता था, 54 रैंक है, 8 रैंक बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो कोविड-19 ने क्या किया? हमारे रैंक को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, और हमारे इंडिया में टूरिज्म को कम कर दिया। मगर अब क्या है स्थितियां, प्रॉब्लम, सिचुएशन बिकम्स नॉर्मल। नाउ द टूरिज्म इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट इज गेटिंग रिकवर्ड। अब रिकवरी हो रही है। हो सकता है कि हम कुछ दिनों में हम बहुत घट जाए, 10, 15, 20 रैंक हमारी घट जाए, तो हमें उस पर फोकस करना है। अब बोलेंगे सर ये तो गवर्नमेंट सोचना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा ही फर्ज बनता है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस देश के मॉन्यूमेंट्स को, जो इसके इतिहास है, उसको हम क्या करें? संजोग, मतलब उसको प्रोटेक्ट करके रखें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका क्लीननेस, एनवायरनमेंट क्लीन रखें। ताकि जैसे ताजमहल है, अगर ताजमहल के सामने आसपास में अगर ऐसी प्रदूषण गंदगी फैलाते रहे, आपको पता है पीछे से यमुना, उसके पीछे से यमुना रिवर फ्लो करती है, अगर ऐसे ही यमुना रिवर को हम गंदा करते गए तो एक दिन ताजमहल नहीं दोस्तों, वहां बस मिट्टी रह जाएगी, वहां बस किसकी कब्र रह जाएगी? मुमताज की कब्र रह जाएगी। तो हमें सोचना है उस पर कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उसे सेव कर सकते हैं, ताकि हमारा डेवलपमेंट हो, कंट्री का डेवलपमेंट हो, हमारे इंडेक्सेस में अच्छे नंबर आए, अच्छी रैंकिंग आए। क्योंकि हमारी इसमें कमी किसी चीज की नहीं है, कमी बस इस चीज की है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस यही कमी है हमारी। हमें उस पर फोकस करना है, जितना जो हम कर सकते हैं हमें वो करना है, अपना फर्ज निभाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडीएस अमेंडमेंट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस सर्विस रूल। सीडीएस, अब बोले सीडीएस जो एग्जाम होता है सीडीएस, वो तो नहीं, वो भी सीडीएस है, मगर यहां बात हो रही है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। आप सब जानते हैं सीडीएस, अभी हमारे हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी क्या हुई? हत्या, उसकी मृत्यु हो गई, डिमाइस हो गई। वो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम 5 दुआ करेंगे। तो उसमें क्या हुआ कि जब एक्सपायर, जब वो उनकी एक्सपायरी हुई, तो फिर क्या हुआ कि अब भाई पोस्ट खाली रह गया। वो हमारे फर्स्ट सीडीएस थे, मगर अब तो वो सीडीएस नहीं बचा। तो सीडीएस को बनाना, कोई तो सीडीएस बनना पड़ेगा। कौन बनेगा? मैं बनूंगा, आप बनेंगे, कौन बनेगा? तो उसी का गवर्नमेंट ने क्या किया, नया स्कीम स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ने बोला कि दोज सर्विंग सीनियर ऑफिसर्स, मतलब कि ब्रिगेडियर से ऊपर, कौन से रैंक? लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। रिसेंटली जो सर्विंग जनरल है वो, और लेफ्टिनेंट जनरल है वो, जिनकी एज 62 से कम है, वो इसके लिए एलिजिबल है। 3 साल की नौकरी होगी सीडीएस के पद की, 65 पे रिटायरमेंट होंगे। अब बोलेंगे सर अभी जो रिटायर्ड हुए मनोज कुमार नरवणे, क्या वो इसके एलिजिबल है? नहीं दोस्तों, क्योंकि एक जनरल जब रिटायर होता है तो उसकी बेसिकल एज कितनी होती है? 62 होती है, मतलब कि ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस सीडीएस रैंक। तो अब जो बचे जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं और जो जनरल है सर्विंग हमारे आर्मी में, कौन है? जनरल मनोज पांडे। उसके बाद से नेवी में कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। एयरफोर्स में कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ये लोग क्या हैं? एलिजिबल हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं, मगर रिटायर नहीं कर सकते। तो
तो अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि सीडीएस की रैंक जो है वो 3 साल की दीजिए, 3 साल की भी होगी, एलिजिबिलिटी निकाली है और बोला है कि इनमें से कोई एक बनेगा। और सीडीएस करता क्या है बोलेंगे, गवर्नमेंट बोले, आप बोल सोचेंगे कि यार ठीक है सीडीएस बन गए, ये हो गया वो हो गया, पर सीडीएस करता क्या है? तो ही इज द वन who is responsible for the coordination of all three defense forces, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, नेवल एकेडमी, नेवल को मान लेते हैं। इन सब के कोऑर्डिनेशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? वो सीडीएस इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। तो सीडीएस हमारा इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर कभी वॉर होता है, फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बाय हुम? बाय द हेल्प ऑफ all three डिफेंस फोर्सेस ऑफ चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, उनके मदद से। अब बोलेंगे क्या वो वॉर के टाइम ही करेंगे, पहले कुछ काम नहीं करेंगे क्या? पहले क्या करेंगे? बैठेंगे सर? नहीं, वो ऐसे पद पर, इतने रिस्पॉन्सिबल पद पर है तो हम उनको ये नहीं कह सकते बैठेंगे। वो अभी थिएटर कमांड्स का क्या निर्माण करेंगे। थिएटर कमांड्स क्या होते हैं? तो जहां पर ये एक तीनों फोर्सेस बैठ के क्या करेंगे? तैयारी करेंगे युद्ध की। युद्ध दोस्तों एक दिन में लड़ा नहीं जाता, युद्ध की तैयारी सालों साल की जाती है। तो वही तैयारी करने के लिए कहां पहुंचेंगे? थिएटर कमांड पहुंचेंगे। थिएटर कमांड की तैयारी हमारी होगी, तीनों फोर्सेस तैयारी करेंगे। किसके देख रेख में, किसके व्यूज में, किसके अंडर में? सीडीएस के अंडर में। और ये पूरा बन करके तैयारी करेंगे ताकि वॉर टाइम में हमें कोई दिक्कत ना हो, तीनों फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन क्या हो? बहुत तगड़ी हो। अब बोले थिएटर कमांड सुना तो है, कितने तरह थिएटर कमांड है? अभी सब जानते हैं कि 7 कमांड है आर्मी में, मगर थिएटर कमांड 5 बनने वाले। कौन कौन से? साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और एक मैरीटाइम, मतलब कि पानी वाला कमांड। ये 5 कमांड बनने वाले हैं, ठीक है। अब तो देखिए, तो ये कहे कौन है? सीडीएस के बारे में है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है द ऑपरेशन विजय। अब आप बोलेंगे सर ऑपरेशन विजय करंट अफेयर, ऑपरेशंस, आर्मी के ऑपरेशंस एक्सरसाइज दोस्तों याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आते हैं। ये एग्जाम में ही नहीं, आपके एसएसबी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। तो मैं आपको ऑपरेशन सोचा, मैंने सोचा कि आज ऑपरेशन विजय क्यों ना पढ़ाएं आप लोगों को, क्योंकि बहुत ऑपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। आप बोलेंगे ऑपरेशन विजय इंपॉर्टेंट है, अच्छा सर 1999 वाला क्या, कारगिल वॉर वाला क्या? हाँ वो भी है, मगर एक और है। कौन सा? 1961। अब बोलेंगे 1961 में क्या हुआ था? 1961 71 पता है, 65 पता है, 99 पता है, 61 क्या हुआ था? तो सोचिए दोस्तों, हमें आजादी कब मिली? 1947 में। मगर हमारे देश कुछ ऐसे हिस्सा थे जिनको उस वक्त आजादी नहीं मिली थी, उनको आजादी मिली है 1961 में। कौन थे? डायमंड ड्यू, गोवा। किससे मिली है? अंग्रेज चले गए थे, पोर्तुगीज से मिली है। अब बोलेंगे पोर्तुगीज, हाँ, जो कि सबसे पहले इंडिया में आए थे, वास्को डी गामा। कौन थे? पोर्तुगल के ही थे। तो वो ऐसे वो लोग अपने को एग्जिस्ट किए कि गोवा, दमन, दीव, उन्होंने कितने साल रूल किया? उन्होंने देखा जाए तो कितना, 450 साल रूल किया उन्होंने। सोचिए, अंग्रेज ज्यादा रूल किया उन्होंने। कहाँ पे? गोवा और उसमें, गोवा दमन दीव में। मगर जब देखा गया कि भाई उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जब सबको आजादी मिल चुकी है तो आजादी उनको मिलनी चाहिए। उसी बेस में, उसी क्रम में, उसी सीरीज में आर्मी ने क्या लॉन्च किया? ऑपरेशन विजय लॉन्च किया, जिसमें एयरफोर्स, नेवी एज वेल एज आर्मी, all three forces taken part equivalently and attack over Goa. For whom? For the liberation of Goa. अटैक किया कितने दिन में? और 36 घंटे, मतलब एक दिन भी कंप्लीट नहीं, 1.5 दिन के अंदर हमने गोवा पे क्या पा लिया? विजय पा लिया, पोर्तुगल से विजय पा लिया। मगर सोचने वाली बात ये है, क्या सोचने वाली बात है? अंग्रेज कितने साल रूल किए वो देखिए, और पोर्तुगीज कितने साल रूल किए? 450 साल। अंग्रेजों से बहुत ज्यादा रूल किए। अंग्रेज शायद 1608 में कौन आए थे? अंग्रेज आए, पोर्तुगीज आए थे। वास्को डी गामा 1608 में इंडिया की खोज में आए थे। तब से रूल करते 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 पोर्तुगीज हमारे पास 1991 में फाइनली चले गए। ठीक है, तो ये क्या है? ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन विजय है ये? तो ये है 1961 वाला। अब बोलेंगे सर एक ठीक है, एक और ऑपरेशन विजय है, वो आपको भी पता, सबको पता है। कौन सा? कारगिल वॉर वाला। वो तो हमने तो नहीं, हमारी इसको हुई तब हमें पैदा भी नहीं हुए थे, मगर हमारे पेरेंट्स कहते हैं, हमारे ग्रैंडपा कहते हैं कि हमने इस वॉर को लाइव देखा था। किस पे? टीवी पे लाइव देख रहे थे हम लोग। वॉर में गोलियां चल रही है, लोग शहीद हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं,
देश के लिए मर रहे हैं, मिट रहे हैं, हमने अपने आंखों से देखा था। मतलब इसका लाइव टेलीकास्ट हुआ था। मतलब यही एक वॉर है 1999 का कारगिल वॉर, जिसको भी सबने अपनी आंखों से देखा था। इसमें हमने क्या हमने स्टार्ट किया था ऑपरेशन विजय। क्यों? कारगिल वॉर पे युद्ध जीतने के लिए। ठीक है, अब बोलेंगे सर क्या कारगिल वॉर के बारे में इंपॉर्टेंट और कुछ है? हाँ, इसके जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उससे क्वेश्चन तो एकदम ऐसे पूछते हैं वहां पे, ऐसे पूछा जाता है कि गैलेंट्री अवार्ड का नाम बताओ। कारगिल वॉर में कौन कौन से गैलेंट्री अवार्ड, किसके उसको गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं? किसको परमवीर चक्र मिले हैं? अब बोलेंगे परमवीर चक्र, तो देखिए इसकी गैलेंट्री अवार्ड कौन कौन से? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, सेना मेडल, फिर पीवीएसएम, एवीएसएम, बीएसएम सब आते हैं। अब बोलेंगे परमवीर चक्र किसको उसको मिला है? तो पहले है कैप्टन विक्रम बत्रा। सबने मूवी देखी है शेरशाह मूवी, वही कैप्टन विक्रम बत्रा। कहां के थे वो? हिमाचल के थे ना। 13 जगह राइफल में उनकी वो पोस्टिंग थी उस टाइम पे, वो कारगिल वॉर में गए थे। सेकंड, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, लखनऊ के 1/11 GR गोरखास, वही गोरखा जिनको किसने कहा था? शिव मानिक शाह ने कहा था, if any soldier is saying I am not die or I am not fear of death, then either he is lie or he is a गोरखा। इतने ब्रेव गोरखा हुए करते थे। उनका ये मानना था कि अगर हमारे अंदर डर है, अगर 100 दिन डर डर के जीने से अच्छा एक दिन साहस करके जियो, एक दिन पूरा बल मतलब स्ट्रॉन्ग जियो, वो ज्यादा उनके लिए मानना था। ओके, नेक्स्ट राइफलमैन संजय कुमार। अब जो लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा था, जो मनोज कुमार पांडे थे, इनको पोस्टमसली मतलब उनको उनके शहीद होने के बाद मिला था। मगर जो राइफलमैन संजय कुमार जो 13 जगह राइफल थे, और एक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर के, इनको कैसे मिला था? ये मतलब मार्टर नहीं हुए, मतलब शहीद नहीं हुए थे, इनको कैसे मिला? जिंदा मिला। भगवान की कृपा से ये लोग जंग लड़ते लड़ते इनको परमवीर चक्र से इनको मिला। और ये देखा जाए योगेंद्र सिंह को, तो उनको तो 18 गोलियां लगी थी देह में, बॉडी में 18 गोलियां। अब सोचिए फिल्मों में तो एक गोली मारने में बंदा मर जाता है, ये रियल लाइफ में, रियल लाइफ इतने बड़े हीरो हैं ये सब इतने बड़े रियल लाइफ हीरोज हैं जिन्होंने गोलियां खा के देश के लिए जान दी अपनी। 18 गोली खा के देखिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी सर को, वो आज अभी रिटायर हुए हैं, सुजात पद से रिटायर हुए अभी। अब बोले ठीक है तो ग्रेनेडियर तो इनका हो गया, फिर बोलेंगे महावीर चक्र कितना मिला था? तो जो 9 लोगों कितना मिला, क्या मिला था? महावीर चक्र मिला था। तो ये ऑपरेशन विजय के बारे में था। आज हमने क्या कवर किया? इंटरनेशनल टॉपिक कवर किया, नेशनल कवर किया, कुछ स्पोर्ट्स भी कवर किया, आर्मी के बारे में पढ़ा। तो हम इस तरह के वैरायटीज क्वेश्चन इसलिए आपके लाते हैं ताकि आपको वैरायटी ऑफ नॉलेज मिले। आप यहाँ पे रहकर पेपर टाइप तो कर ही रहे हैं, आपको एक अवेयर सिटीजन भी बनना है। आपके अपने कुछ व्यू होने चाहिए, थॉट्स होने चाहिए, किस पे? देश में कुछ भी हो रहा है। अब मैं कहता हूं देश में ज्ञानपीठ मंदिर चल रहा है, देश में सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन ले रहा है, देश में अग्निवीर की बात चल रही है, देश में सीरियस बात चल रही है, उस पे यू नीड टू हैव सम व्यू। आपके पास कुछ अपने व्यू होने चाहिए, उसको नोट कीजिए, राइट कीजिए और देखिए क्या वो व्यू सही है। लोगों से बात कीजिए, पूछिए, बात कीजिए, अपनी बातों को डिस्कस कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। ओके, तो आप अपना व्यू बनाइए, अच्छे से पढ़िए, वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, ताकि आने वाला पेपर आपका कंफर्म क्लियर हो। और आज से कुछ सालों बाद आप एक अच्छे ऑफिसर, एक प्राउड ऑफिसर बन के देश की रक्षा करें, शोल्डर पे 2-2 स्टार लगा के देश की रक्षा करें, ताकि आपको, आपके फैमिली को, आपके घर, आपके गांव को आप पे क्या हो? प्राउड हो। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देना चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।